तो जहरीला सिरप और बाहुबली कनेक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी के इस खास कार्यक्रम में। और कफ सिरप मामले में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मामले में बच्चों की मौतों के बाद अब भारत सरकार ने कफ सिरप मामले में सख्ती बढ़ा दी है। जहरीले कफ सिरप के सेवन से कई बच्चों की मौत के बाद सरकार जाग गई है। सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद अब दवा की दुकानों पर डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्ची के बिना कफ सिरप नहीं मिलेगा। दुकानदारों का डॉक्टरों के पर्चे का रिकॉर्ड भी रखना बेहद जरूरी होगा। जांच में खुलासा हुआ है कि कफ सिरप का जाल देश के कई राज्यों के साथ बांग्लादेश तक फैला हुआ है। स्पेशल टास्क फोर्स ने इस मामले में अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। वाराणसी सहित पूर्वांचल के कई जिलों के दुकानदारों को कोडीन युक्त कफ सिरप बेची जाती थी और इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जनतंत्र टीवी की यह खास रिपोर्ट देखिए। जहरीले कफ सिरप से और मौत नहीं, बच्चों की मौतों पर सरकार सख्त। प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं मिलेगा कफ सिरप। देश में कफ सिरप से कई बच्चों की मौत को सरकार ने गंभीरता से लिया है। केंद्र सरकार ने कफ सिरप की मनमानी बिक्री पर लगाम लगाने के लिए कड़ा कदम उठाया है। अब देश भर के दवा विक्रेता बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप नहीं बेच सकेंगे। दुकानदारों को हर प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड रखना होगा। कंपनियों को कफ सिरप और उसकी गुणवत्ता जांच के कड़े नियमों का पालन करना होगा। सरकार की शीर्ष नियामक औषध परामर्श समिति ने सिरप की अनियंत्रित बिक्री पर रोक लगाने के लिए ये फैसला किया है, जिसके बाद अब देश भर में आसानी से कफ सिरप नहीं मिल सकेगा। समिति ने कफ सिरप को लाइसेंसिंग व खास निगरानी नियमों से छूट देने के प्रावधान को खत्म कर दिया है। पिछले 3 सालों से कई कफ सिरप में डाईएथिलीन, इथिलीन ग्लाइकोल जैसे घातक रसायन पाए गए हैं, जिसकी वजह से गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में कई बच्चों की मौतें हुई। हाल ही में मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। कफ सिरप के गलत सेवन, दुष्प्रभाव को रोकने के लिए नए नियम बनाए गए हैं। हाल में यह तथ्य सामने आया कि कुछ लोग कफ सिरप का नशे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कई माता पिता बिना डॉक्टर से पूछे बच्चों को सिरप दे रहे हैं। जांच में सामने आया है कि देश में प्रतिबंधित कफ सिरप तस्करी के सिंडिकेट का जाल फैला है। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने कोडीन युक्त फेंसिडिल कफ सिरप और अन्य नशीली दवाओं की अवैध तस्करी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े प्रमुख सप्लायर अमित कुमार को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का नेटवर्क करीब 100 करोड़ रुपए का है। जांच में सामने आया है कि गिरोह के तार पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली से जुड़े हैं। अमित सिर्फ एक सप्लायर ही नहीं है, बल्कि 100 करोड़ के अवैध ड्रग नेटवर्क का अहम खिलाड़ी है। अमित कुमार राजनीतिक जमीन तैयार करने में भी जुटा था। वो रामपुर ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ने की योजना बना रहा था। एसटीएफ की पूछताछ में अमित सिंह टाटा ने कबूल किया कि धनबाद की देव कृपा मेडिकल एजेंसी और वाराणसी में श्री मेडिकल उनकी फर्म थी, लेकिन काम शुभम जायसवाल और उसकी टीम देखती थी। तस्करी का यह सिंडिकेट बांग्लादेश तक फैला हुआ था और इसमें नगद लेन देन सबसे ज्यादा होता था। जांच में खुलासा हुआ कि बड़े मुनाफे को देखते हुए वो शुभम जायसवाल का पार्टनर बना था। इस सिंडिकेट का किंगपिन शुभम जायसवाल है, जो कि दुबई भाग चुका है। शुभम ने तस्करी से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई है। एसटीएफ ने शुभम के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। कफ सिरप तस्करी का खेल नेताओं और अधिकारियों की मिली भगत के बिना संभव नहीं था। जांच में खुलासा हुआ कि कफ सिरप की तस्करी से कई सफेदपोश चेहरे, केमिस्ट एसोसिएशन के बड़े पदाधिकारी और कुछ अफसर भी शामिल थे, जिनका हिस्सा भी कफ सिरप की हर बोतल पर तय था। इस मामले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने वाराणसी के 28, जौनपुर के 12, कानपुर के 8 और लखनऊ के 3 फर्मों सहित 36 फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सरकार ने कफ सिरप को लेकर जो नियम बनाए हैं, इसके लिए सब अधिकारियों और तस्करों की मिलीभगत को तोड़ना होगा। नए नियम को कड़ाई से धरातल पर लागू करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं डॉक्टर नरेश चावला जी, वाइस प्रेसिडेंट हैं आप डीएमसी के, और आपसे चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरा अकाउंटेबिलिटी पर सवाल है। हमने रिपोर्ट तो अपने दर्शकों को भी दिखाई और उम्मीद करते हैं आपने देखी भी होगी और समझी भी होगी कि पूरा मामला असल में है क्या, सिंडिकेट फैला हुआ कहां तक है। मेरा सवाल यह है कि जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले साल ही बच्चों की मौत के मामले पर चेतावनी जारी की, तो ऐसे में सरकार ने 1 साल से अधिक समय तक का इंतजार क्यों किया? इस जानलेवा देरी के लिए कौन सा मंत्रालय है या नियामक निकाय है जो सीधे तौर पर आप देखते हैं नरेश जी जो जिम्मेदार है? देखिए, बहुत ही कड़वी बात है, हमारे देश में हेल्थ कभी प्रायोरिटी नहीं रही। मुझे अच्छी तरह पता है, आज से 2 या 2.5 साल पहले गाम्बिया में हुआ था, उज़्बेकिस्तान में हुआ था। हमारे कफ सिरप से वहां के बच्चों की जान गई थी और इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तान का काफी नाम बदनाम हुआ था। आज से जस्ट 2-3 महीने पहले यही सेम चीज मध्य प्रदेश में, राजस्थान में एक ऐसा कफ सिरप जो कहीं तमिलनाडु से बन के आया था वो यहाँ बिक रहा था। उसमें एक डाइइथाइलिन ग्लाइकोल होता है जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट होता है, यानी कि जो रंग में बनाया जाता है या रंगाई के लिए काम इस्तेमाल होता है। वो हमारे बच्चे पिए थे और उनके गुर्दे तबाह हो रहे थे और मर रहे थे। आप कुल मिला के बात हुई, ये काम किसी यूरोपियन नेशन में या अमेरिका के देश में हो जाए तो तबाही मच जाएगी। यहाँ ये मुद्दा अभी तक छुट-पुट ढील हो रही है। जहां तक सरकार की ये योजना है कि कफ सिरप को ओटीसी छोड़ दिया जाए। ओटीसी मीन्स ओवर द काउंटर का जो उसको टैग था वो हटा के उसको एक प्रिस्क्रिप्शन पर बना दिया जाए। उस हिंदुस्तान में जहां हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं, आप क्या समझते हैं कि हम उम्मीद करेंगे कि कफ सिरप पे ये कानून लागू हो पाएगा? तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा कि हम उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है। कफ सिरप एक छोटी चीज मानी जाती है, अभी मामला गरमाया हुआ है तो शायद हम समझते हैं कि इसके लिए प्रिस्क्रिप्शन कुछ केमिस्ट इंसिस्ट करें। लेकिन जहां तक इवन दिल्ली एनसीआर में केमिस्टों का, हजारों केमिस्टों का नेटवर्क है, रिटेलर्स का, जो अपनी मर्जी से कुछ भी बेच देते हैं। चाहे ये ड्रग इंस्पेक्टर्स की मिलीभगत है, चाहे ड्रग कंट्रोलर का कंट्रोल अच्छा नहीं है, चाहे कुछ भी कारण हो। व्हाट टू टॉक ऑफ रिमोट विलेजेस इन मध्य प्रदेश, राजस्थान और एनीवेयर। मैं तो दिल्ली एनसीआर की बात कर रहा हूं जो इतने बड़े देश की कैपिटल है। वहां भी आप कोई भी दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के आसानी से ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो ड्रग कंट्रोलर का शिकंजा बहुत अच्छा नहीं है। तो अदरवाइज इसमें मैं ये समझना चाहता हूं, आपने मोटा मोटी बात ये कही कि जो अभी नए नियम आए, चूंकि भारत के अंदर ओवर द काउंटर जो सेलिंग है उसी को रोकने के लिए सरकार ने नया नियम बनाया है। लेकिन आपकी बातों से मैं ये समझ पा रहा हूं, मेक मी करेक्ट इफ आई मेक मिस्टेक समवेयर नरेश जी, फिर मैं स्वाति जी आपके पास आऊंगा, कि ये जो कानून बने हैं क्या धरातल पर इसको परफेक्शन के साथ लागू करने में दिक्कतें आएंगी या ये बिल्कुल नामुमकिन किसी प्रक्रिया है? देखिए, अगर मुझसे पूछा जाए, आई एम इन मेडिकल प्रैक्टिस इन नॉर्थ ऑफ दिल्ली फॉर लास्ट 45 ईयर्स। मैंने आज तक स्थिति को बद से बदतर होते हुए देखा है, सुधरते हुए तो देखा ही नहीं। आई ऑलरेडी सेड इन हेल्थ इन इंडिया इज नॉट अ टॉप प्रायोरिटी। अगर मैं कहता हूं इसको टॉप प्रायोरिटी किया जाए तो केमिस्ट बिना प्रिस्क्रिप्शन ओटीसी दवाइयां बेच सकता है। और अगर कहा जा रहा है कफ सिरप को ओपीसी इस लिस्ट से बाहर निकाला गया है तो ये बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से। लेकिन प्लस ये सच है, जो कंपनी ये कफ सिरप बना रही थी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में पकड़ी गई है, ये सुना ये पहले भी ब्लैकलिस्ट हो चुकी है, फिर ले दे के काम चल जाता है। इट इज द ओल्ड करप्शन इन इंडिया। वो मिली भगत ड्रग कंट्रोलर की, उसका अंत रिजल्ट ये है कि मरीज कष्ट पा रहे हैं। जो अपने आप को बचा सकता है बचा ले, जो नहीं बचा सकता उसका तो भगवान मालिक है। तो आई वुड ओनली विश दिस न्यू जो भी रूल इंप्लीमेंट किया गया है, इसको बनाया गया है, इसको सख्ती से लागू किया जाए तो मेरे देश के लोगों की जान में थोड़ा सा बेहतर होगा। यकीनन नरेश जी, आपने अपनी बात रख ली ओपनिंग रिमार्क में, और हम रुख करेंगे चर्चा में। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी हैं हमारे साथ, सीनियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत चर्चा में आने के लिए। अभी हमने सवाल पूछा था नरेश जी से, स्वाति जी, कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पिछले साल चेतावनी जारी कर दी बच्चों की मौतों को लेकर, लेकिन सरकार को ये नए नियम लागू करने में 1 साल का समय लग गया। और उन पर फिर उन्होंने जवाब भी दिया कि ये जो नए नियम आए हैं बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक लार्जर पोर्शन है जो ओवर द काउंटर प्रैक्टिस करता है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां मिलती हैं। कमोवेश पूरी बात
बात कर लो लुबाब नरेश चावला जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट है डीएमसी के, उन्होंने बात रखी। मेरा सवाल अब आपसे यह है कि जो मेक इन इंडिया के तहत जो क्वालिटी कंट्रोल है और जो फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल है, क्या इसमें बैलेंसिंग की भारी चूक हुई है? क्या इस चूक का कारण दवा कंपनियों का सरकारी अधिकारियों के ऊपर दबाव है? मैं आपसे समझना चाहता हूं हकीकत है क्या इस तरह के नियमों से, और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी है उसका भी जवाब दीजिएगा स्वाति जी, क्या इस तरह के नियमों से जो फार्मा निवेश आता है क्या उनमें डर होगा इन्वेस्टर्स में, वो अपना निवेश वापस ले लेंगे, इसलिए सरकार को डर है, इसलिए सरकार ने इतनी देरी से ये नियम लागू किए जब मामला बच्चों की मौतों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर भी हुआ? स्वाति जी, ओवर टू यू। ठीक है, स्वाति जी से हमारी बातचीत अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कनेक्ट हो जाए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं और नरेश जी से और तीखे सवाल लेंगे और समझेंगे चर्चा को विस्तार से। बने रहिए जनतंत्र टीवी पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। नरेश जी से हम बात कर रहे थे और स्वाति जी से संपर्क बनाने की कोशिश थी। स्वाति जी एक बार फिर जुड़ी हैं हमारे साथ में और उन्हीं से ही चर्चा को दोबारा खोलेंगे। स्वाति जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही था कि जो क्वालिटी कंट्रोल है और फास्ट ट्रैकिंग अप्रूवल है, इन दोनों के बीच में क्या सरकार से या अधिकारियों से बैलेंस बनाने में गंभीर चूक हो गई? और मेरा सवाल सप्लीमेंट्री ये है कि क्या इस चूक का कारण दवा कंपनियों का सरकारी अधिकारियों के ऊपर दबाव है? क्या जो दवा बनाने वाले हैं या दवा की खरीद फरोख्त करने वाले जो बिजनेसमैन हैं, क्या वो सरकारी अधिकारियों के साथ, जैसा नरेश जी जिक्र कर रहे हैं कि करप्शन एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, कैसे देखती हैं आप पूरे प्रकरण को? क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों की मौतों से जुड़ा और नरेश जी ने तो दो टूक कह दिया कि भाई भारत की बड़ी छवि खराब हुई उस पूरे मसले पर। बिल्कुल, देखिए सही बात है, क्योंकि जो पूरी कड़ी है जहां से दवा बननी शुरू हो रही है और जहां तक वो हमारे केमिस्ट की शेल्फ पर पहुंच रही है, ये जो पूरी कड़ी है इसमें बहुत सारे लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए साफ तौर से जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि इस तरह की कफ सिरप्स को कैसे परमिशन दे दी जाती है जिसमें 0.1% कोई चीज अगर होनी चाहिए, अगर अलाउड भी है तो वो 0.1% है, लेकिन इन कफ सिरप्स में वो 45% मात्रा में जो है वो सब्सटेंस है जो कि टॉक्सिक है, जिसकी वजह से इतनी दर्दनाक मृत्यु हुई है, जिसकी वजह से और बच्चे हैं जिनकी किडनी वगैरह खराब हुई है। तो कैसे कोई ऐसा पदार्थ जो कि जहरीला है वो दवाइयों के अंदर इतनी मात्रा में हो सकता है और साथ में वो आसानी से धड़ल्ले से बिक भी रही है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। केवल ड्रग मैन्युफैक्चरर की गलती नहीं है, उसको अप्रूवल कैसे मिला ऐसे कफ सिरप्स के लिए? ये क्यों कोई रेगुलेटरी बॉडी ने चेक नहीं किया? क्यों ये लोग क्रॉस चेक नहीं करते हैं कि दवाइयां जो मार्केट में पहुंच रही हैं, जो सस्ते दामों में खासतौर से पहुंचती हैं, उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं एक जो है निगरानी होनी जरूरी है कि किस तरह की ये दवाइयां हैं, क्या वाकई ये जान बचाने की दवाइयां हैं या जान लेने वाली दवाइयां बनी हुई हैं? क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं और ये मामला बार बार उठ करके आ रहा है, पहले भी भारत से बाहर जो कफ सिरप्स गए उनसे गाम्बिया में हमने देखा कि बच्चों की मृत्यु हुई, पहले भी WHO ने जो है इसके ऊपर सवाल खड़े करे, दूसरी कंट्रीज बार बार इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है और वहीं भारत में भी हम देख रहे हैं कि बच्चों की दुर्दशा हो रही है। एक सिंपल कफ सिरप जो कि खांसी के लिए कोई भी कैसे भी खरीद लेता है, कि केवल डॉक्टर ही ना प्रिस्क्राइब करे तो भी लोग अपने आप खरीद लेते हैं, केमिस्ट अपने मन से इन सिरप्स को दे देता है, वही अगर जहरीला बन रहा है तो सोचने की बहुत बात है कि शायद हमारी बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं इस वक्त जिनके ऊपर बिल्कुल कोई अंकुश नहीं है, कोई उन्हें देख नहीं रहा है, वो बस मार्केट में बिक रही हैं और वो क्या नुकसान पहुंचा रही है ये आने वाले वक्त के साथ खुलेगा। अभी हमने बच्चों की मृत्यु देखी तो ये पूरा मामला उजागर होकर आया, लेकिन क्या पता कितनी और ऐसी दवाइयां हैं जिन पर कोई अंकुश नहीं लग रहा, कोई देख नहीं रहा उन दवाइयों को। और इसलिए जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनको बहुत सख्त होने की जरूरत है, समय समय पर दोबारा चेकिंग करने की जरूरत है कि जिन दवाइयों को आपने अप्रूवल दिया है वो वाकई उस पैमाने पर खड़ी उतर रही है या नहीं उतर रही है। तो इसलिए जैसे डॉक्टर नरेश ने कहा ये बात बिल्कुल सही है। एक सवाल फिर अपनी बात जारी रखिएगा। नरेश जी ने भी यही जिक्र किया था, वो ये कह रहे थे कि भाई भारत के अंदर जो ओवर द काउंटर दवाइयां चल रही हैं वो कम से कम अगर मैं कहूं समझने के लिहाज से वो 60 to 90% है ये प्रैक्टिस ओवर द काउंटर सेल की। और यही है सरकार के दो मोर्चों पर सख्ती के नियम कि भाई पहले तो जो डोमेस्टिक सेल है उस पर रेगुलेशन किया जाए और फिर एक्सपोर्ट पर रेगुलेशन किया जाए। लेकिन नरेश साहब ये कह रहे हैं कि ये बड़ा मुश्किल नजर आता है भारत के भीतर, क्योंकि इतने बड़ी संख्या में लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के प्रैक्टिस करते हैं, कस्टमर भी और जो दवा विक्रेता हैं वो भी। तो आप कैसे देखती हैं, क्या ये दोनों नियमों को वाकई में फंक्शनैलिटी में लाने में सरकार को जद्दोजहद करनी पड़ेगी? क्या वास्तविकता में ये प्रैक्टिकल है, फिनोमिनल बन सकता है? स्वाति जी।
बिल्कुल देखिए, ये बहुत जद्दोजहद का मामला है क्योंकि भारत में अगर आप देखें तो बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो कि नहीं मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिलती हैं। इसलिए सरकार को ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जिनको ओवर द काउंटर अलाउ करें और किसको नहीं करें। और जब हम अगर ये एक फहरिस्त बनाते हैं कि हाँ ये दवाइयां ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए तो इसका मतलब नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें तो बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो ओवर द काउंटर नहीं मिलनी चाहिए लेकिन आराम से भारत में मिल जाती हैं। तो यही जो समस्या है कि लीकेज बहुत ज्यादा है, यानी कि जो रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं वो एक तरफ सिर्फ कागज पर दिख रहे हैं और जिंदगी में जो हम देख रहे हैं, वास्तविकता में जो देख रहे हैं वो कुछ और ही देख रहे हैं। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चाहे वो दवाई के पैमाने को लेकर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, उसको किस तरह से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है या वो कैसे ओवर द काउंटर मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सभी चीजों पर प्रश्न चिन्ह है। केवल एक मुद्दा ऐसा नहीं है कि हम बोले कि कड़ी का यही एक पहलू है जो कमजोर है, पूरी कड़ी ही कमजोर है। इसलिए सरकार को बहुत जरूरी है कि जहां जहां ये लीकेज है वहां आपको देखना होगा कि कैसे हम इन दवाइयों को कंट्रोल करें, कैसे हम ये ध्यान में रखें कि हमारी जो दवाइयां हैं वो शुद्ध हों, जिस तरह के उनके पैमाने हैं उन पर वो खरी उतरे। साथ ही ऐसी ही दवाइयां केवल काउंटर से मिले जो कि कोई ऐसा रिस्क पैदा नहीं करती, जिनको हम आसानी से ओवर द काउंटर दे सकते हैं। लेकिन बाकी दवाइयों को किसी न किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो लोग आजकल व्हाट्सएप पे देख के अपने आप दवाइयां खरीदते हैं, वहीं केमिस्ट से पूछ करके दवाइयां खरीद लेते हैं, दोस्त बता रहे हैं वो दवा आपने खरीद ली और उसके बाद हम एज डॉक्टर्स बहुत सारे ऐसे साइड इफेक्ट्स देखते हैं जो कि लोग इधर उधर बिना पूछे अपने मन से खाने लगते हैं या लेकर के ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ तो स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक्स, कोई भी ऐसी दवा का आप नाम लीजिए, सब ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिलती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर हेल्थ मिनिस्ट्री को संज्ञान लेने की जरूरत है कि किस तरह की दवाइयां हमारी ओवर द काउंटर मिले, कौन सी नहीं मिले, और जो नहीं मिले तो वो वास्तविक में नहीं मिले, ये भी बहुत जरूरी है। यकीनन आपने बड़ी बात कह दी और जनता हमारी सुन रही है आपकी बात। और अब हम नरेश जी का रुख करेंगे। मेरा सवाल नरेश जी आपसे बड़ा पिन पॉइंटेड ये रहने वाला है कि भाई जो एक्सपोर्ट की जाती हैं दवाइयां, खासतौर से यूके, कनाडा और यूएस, इन तमाम बड़े देशों में उनकी तो जो लैब टेस्टिंग है वो अनिवार्य कर दी सरकार ने नए नियम ला करके, लेकिन भारत के अंदर जो डोमेस्टिक सेल है उसको लेकर के कोई अनिवार्यता नहीं है। क्या भारत के अंदर जो जीवन की कीमत है वो निर्यात की जाने वाली दवाइयों से कम है क्या? मैं आपसे, ये पॉलिटिकल सवाल है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहूंगा इस पर। नरेश जी। बहुत ही अच्छा सवाल है। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है। इंडिया के जो मेडिकल मैन पावर है, डॉक्टर्स हैं, वर्ल्ड में बहुत ऊंचे माने जाते हैं। इंडिया एक फार्मा जायंट है। जायंट मीन्स कि इसकी अपनी खपत भी ज्यादा है और एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वालिटी फॉर इंटरनेशनल कंजम्पशन एज वेल एज फॉर नेशनल कंजम्पशन अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी सुधरनी चाहिए। यानी कि किसी भारतीय, किसी इंडियन की जान को ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता। आवर कंट्री इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट एवरी इंडियन, एवरी भारतीय। ये कहते हुए ये अत्यंत आवश्यक है जब भी ऐसा कोई चीज पकड़ी जाए उसकी तह तक जाया जाए, और ये नहीं कि जब तक मामला सुर्खियों में है तब तक तो है, उसके बाद सब कुछ ग्राउंड जमीनी स्तर पे सब वैसा का वैसे हो जाता है। तो मुझे खुशी है कि आपके चैनल ने प्रोग्राम लोगों को दिखाया है और जागरूक किया है, लेकिन मैं समझता हूं इसके तहत मैं एक स्पष्ट संदेश सरकार को देना चाहता हूं। आपने कानून बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है कि फेंसिल्ड्रिल या कोरेक्स टाइप सिरप आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले भी मुझे अच्छी तरह पता है। बच्चा कहता था डॉक्टर साहब मैं 15 शीशियां फेंसिल्ड्रिल की पी जाता हूं। तो ये जो नार्कोटिक कफ सिरप्स हैं इनकी खपत, और उसके ऊपर जो ये हमने कार्डियो सिरप है जो मध्य प्रदेश में इन्वॉल्व हुआ है, इसका तो सोच के डर लगता है। एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो कि रंगारी या व्हाइट वॉश में इस्तेमाल होता है, उसको बच्चों को दिया जा रहा था। आप मत भूलिए किसी मैन्युफैक्चर का कोई चीज मैन्युफैक्चर होती है ड्रग, तो वहां इंस्पेक्टर पहले चेक करता है, फिर लाइसेंस मिलता है, फिर लाइसेंस अप्रूव होता है, उससे दवाई मार्केट में आती है। और जो हॉस्पिटल इंडेंट करते हैं
उनकी जो मैनेजमेंट होती है वो भी बाकायदा उसको अच्छी तरह देखती है, तब वो किसी डिस्पेंसरी में दिया जा सकता है। दैट मीन कि कई सारी कड़ियों को तोड़ा गया है। जो 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 रिटेलर्स हैं, केमिस्ट हैं, उनको कहा जाता है भैया आपको इतने % ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, आप प्रॉफिट बढ़ा लीजिएगा, बेचिए माल डॉलर से अपना। तो ये आपके हमारे देश में हो रहा है। कहीं ना कहीं हमें लोगों के स्वास्थ्य पे ध्यान जरा ज्यादा देना होगा। अगर हम नहीं कर पाए तो हम अपनी जनता को नहीं बचा पाए तो हम क्या करेंगे। इसलिए मैं बड़ी सख्ती से कह रहा हूं टू द गवर्नमेंट, टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, टू द फार्मा इंडस्ट्री, टू द ड्रग रेगुलेटरी डायरेक्टर ड्रग रेगुलेशंस, टू मेनी NGOs जो एक्टिव हैं, आवाज उठाती हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडिया, और उससे भी इंपॉर्टेंट आम जनता। आम जनता सिर्फ एक कप सिरप खरीद लिया, उससे बच्चे आपको बता दूं मध्य प्रदेश में क्या हुआ था, कुछ बच्चों ने लिया कप सिरप, तो एक दिन में उजागर नहीं हुआ था, एक डेथ हुई, बच्चा एकदम उसके बाद सूज गया। सूज का मतलब उसको सूजन आनी शुरू हो गई, उसका मतलब उसकी किडनी से इफेक्ट होनी शुरू हो गई, फिर कुछ मौतें हुई। तब ये मामला मीडिया के पास पहुंचा, तब पता चला, वो आपके सामने है। इसकी जो संज्ञान करने में और सजा सुनाने में और इसका फैसला सुनाने में, वो जो इसको OTC लिस्ट से बाहर निकालना, इसमें कितना समय लग गया। आप सोच के देखियो, जो कप सिर्फ पहले बिक चुका है, कितने लोगों को नुकसान हो चुका होगा। सोच के देखिए, अगर कार भी खराब निकलती है ना विदेश में या साउथ कोरिया में या अमेरिका में या यूरोप में, तो फटाफट उसको विड्रॉ किया जाता है। यहाँ तो जान का जोखिम हजारों लोगों का है, उसकी किसी को चिंता ही नहीं। तो चिंता कौन करेगा? हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, और सरकार को भी इस मामले में हमें काफी टाइट करना पड़ेगा। यकीनन। तो नरेश जी, आपसे भी हमने चर्चा करी और स्वाति जी आपसे भी चर्चा करी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है स्वाति जी, लेकिन आपसे और चर्चा समझना चाहते थे विस्तार से, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच क्या होंगे और ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को क्या दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाए जा सकते थे, उस पर भी राय मशवरा करना चाहते थे आप दोनों से ही, लेकिन समय की इजाजत नहीं है। लेकिन जितना भी आपने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जनता उसको समझेगी, और जो संबंधित अधिकारी हैं और मंत्रालय से संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, वो आप दोनों की राय को सुनेंगे, समझेंगे, और जल्द से जल्द भारत के के अंदर जो जितनी दवा निर्माता कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, और जो कस्टमर हैं, उनके जीवन को लेकर के कुछ ना कुछ ठोस कदम जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी और नरेश जी, आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें जनतंत्र टीवी पर। नमस्कार।